हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि एमएनसी जिसे टीएनसी भी बोलते हैं। और ये ना केवल एमपीएससी 001 यानी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि फर्स्ट ईयर या ऐसे स्टूडेंट्स जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपसे पूछा जाता है। आप सिर्फ टॉपिक्स को फॉलो करें। अगर आपके में ये टॉपिक पढ़ना है तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है और आप लोग इसको ज़रूर लास्ट तक देखिए। चलिए गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले और आप इसी प्रकार की वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीएनसी, जिसे हम सामान्य रूप से एमएनसी के रूप में भी देखते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग होते हैं पर दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक पूरक हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। खास तौर पर अगर हम देखें कि बहुत सारी ऐसी आजकल एजेंसियां हैं जो गैर सरकारी है। आज वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो किसी सरकार की सहायता से नहीं बल्कि स्वयं से भी संगठन है, और वे ना केवल देश दुनिया की अर्थव्यवस्था और बल्कि देश दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था में भी अपना बहुत ज़्यादा रोल रखती है। उन्हीं में से कुछ कंपनियां होती है जिन्हें हम एमएनसी की संज्ञा देते हैं। सबसे पहले आपके मन में एमएनसी को लेकर या टीएनसी को लेकर जो सवाल है कि होती क्या है, पहले मैं आप उसको क्लियर करा दूं कि भाई जो एमएनसी या टीएनसी होती है वो एक ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका किसी एक देश में हेडक्वार्टर होता है और बाकी अन्य देशों में वो अपने कार्यालयों के माध्यम से कार्य करती हैं और विभिन्न देशों को अपनी वो सेवाएं प्रदान करती है। वो सेवा आपसे पूंजी से संबंधित, उद्योग से संबंधित, किसी भी उद्योग के अंदर वो वस्तुओं को आयात निर्यात करते हैं या कोई सेवा प्रदान करते हैं, तकनीकी सेवा प्रदान करते हैं, तो वो कंपनियां जो एक ही समय में एक से ज़्यादा देशों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है, अलग अलग देशों में ये कार्यालयों के जरिए कार्य करती है, तो ऐसी कंपनियों को जो बहुउद्देश्य से चलाई जाती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एमएनसी कहलाती है। सबको आपको ध्यान रखना है। और ये जो रेड पेन से मैंने आप लोगों के लिए मार्क किया है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनियां देश दुनिया में पूंजी, उद्योग, प्रौद्योगिकी और तकनीकी, इन सभी चीज़ों को विकसित देशों से विकासशील देशों तक ले जाने का एकमात्र स्रोत है। क्योंकि विकसित देश तो काफ़ी विकसित हो चुके हैं, परंतु आज भी देश दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो अविकसित हैं और उन तक अगर कोई तकनीक पहुंचाने का कार्य कर रहा है तो वो है विकासशील देशों के अंदर, तो वो एमएनसीज है, टीएनसी जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, इन्होंने विकासशील देशों को विकसित देशों के काफ़ी नज़दीक ला दिया है और बहुत सारे जो जो विकासशील देश हैं अब वो विकसित देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। क्योंकि विकास की बात करें, तकनीकों की बात करें तो विकसित देशों से ही उन्हें ये प्राप्त होती है। एक और जो विकासशील देश हैं वो उनकी मदद भी कर रहे हैं। विकासशील देश के जो विकसित देश हैं वो मदद कर रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे देश में जापान बुलेट ट्रेन चला रहा है, या और भी जो बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं वो हमें रक्षा में सहयोग कर रही है। तो इसी तरीके से आप लोगों को समझ के चलना है कि विकसित देशों की जो कंपनियां हैं वो विकासशील देशों की मदद कर रही है और साथ ही साथ उन्हें अपने जैसा विकसित होने के लिए अवसर भी प्रदान कर रही है। परंतु अगर हम बात करें आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में, तो आर्थिक व्यवस्था में हम ये देखेंगे कि ये एक नव उपनिवेशवाद है, क्योंकि विकसित देश अब अप्रत्यक्ष रूप से विकासशील देशों में संसाधनों का यूज़ कर पाते हैं और यहाँ पर विकास के नाम पर जो स्थानीय देश है वो इस बात का विरोध भी नहीं कर पा रहा है और वो उसका आलोचना भी नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ये तीन ऐसे देश हैं। इसमें एक देश और ऐड करना है क्योंकि आगे उसके बारे में भी आएगा, जर्मनी। ये देश ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज़्यादा एमएनसीज या जिनको हम बोलते हैं परराष्ट्रीय निगम, टीएनसीज, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, इन कंपनियों का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदय देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि ये किसी भी देश की सरकार उसको किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त रखने की कोशिश
करती है। आपको ध्यान रखना है ये चीज़ कि यह किसी देश की सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखने की कोशिश करती है, और साथ ही साथ किसी भी देश में अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसका एक रीज़न ये भी है, क्योंकि ये जब भी बाहर की विदेशी कंपनियां आती है तो अपने साथ में बहुत सारी तकनीकें लाती है, और उन तकनीकों के कारण ये समाज में हावी हो जाती है, ज़्यादातर लोग उसको पसंद करने लगते हैं, और इस वजह से लोग उस क्षेत्र में बेरोजगार होने लगते हैं। तो ये हमें ज़रूर देखने को मिलता है। बट कहीं ना कहीं ये भी नए किस्म के जो ऑक्यूपेशंस हैं, नए किस्म के जो आप लोगों के व्यापार है, नए किस्म के जो रोजगार है, ये इसको भी बढ़ावा दे रहा है। चलिए दूसरी बात करें, अधिकतर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं किस किस की है, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और जापान के नियंत्रण में। और इसमें बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में विश्व की सबसे ज़्यादा एमएनसीज हैं, यानी अमेरिका के ही शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा हैं। हालांकि बहुराष्ट्रीय निगमों में विश्व भर में बहुत ज़्यादा प्रगति हो रही है, परंतु अगर हम बात करें बहुराष्ट्रीय व्यापार की तो इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो अमेरिका, यूरोप के जो देश हैं, पश्चिमी यूरोप के और जापान जैसे विकसित क्षेत्रों में ही जाता है। साथ साथ इंग्लैंड, अमेरिका अगर हम बात करें तो ये दोनों मिलके भी पूरी दुनिया में अपनी बहुत सारी एमएनसीज जो है वो फैला के रख रखा है इसने, और ये बहुत ज़्यादा व्यापार को एक्सपेंड भी कर रही है। अगर आज के समय में हम बात करें, दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अगर हम नज़र डालें तो हम पाते हैं कि 1976 में 411 औद्योगिक कंपनी ऐसी थी जिसमें से 54% अमेरिका की ही कंपनी थी। यानी फॉर एग्जांपल जिनका टर्नओवर अगर हम बात करें $1 अरब से था, तो उसमें से हाफ से ज़्यादा ही अगर आप देखोगे सिर्फ अमेरिका की है। उसमें 12% ऐसी कंपनियां थी जो इंग्लैंड की थी, और 10% ऐसी कंपनी थी जो जापान की थी। तो इसमें आप देख रहे हो कि ज़्यादातर जो कंपनियां किन देशों की है। इसमें अगर हम कंपनियों की बात करें उस समय की, तो जैसे एक्सॉन है, जनरल मोटर्स है, फोर्ड मोटर्स है, या इलेक्ट्रिक या फिर इंटरनेशनल टेलीफोन या टेलीग्राफ से संबंधित जो कंपनियां थी वो इसके अंदर ज़्यादातर शामिल थी। इसके साथ साथ 1977 में बैंक ऑफ अमेरिका, दूसरा बैंक भी आपको याद रखना है, सिटी कॉर्प। ये दुनिया के ये दो बैंक है, एक तो बैंक ऑफ अमेरिका और दूसरा सिटी कॉर्प। ये दो दुनिया के ऐसे बैंक हैं जहां पर विश्व में सबसे ज़्यादा आयात निर्यात, यानी हम बात करें ऋण जो है इस बैंक से लिया जाता था। दूसरी बात, विश्व के टॉप 50 बैंकों के अंदर 12 बैंक ऐसे थे वो जापान के ही थे। आपको ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ आप ये देखो, इंट्रोडक्शन है ये एमएनसीज का। वैसे क्वेश्चन तो आप लोगों को मैं बता दूं कि नीचे प्रभाव पे बनता है, जो जिसके लिए आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियोस अलग से बनाई जाएगी। बट ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि एमएनसीज क्या होती है, किस देश की एमएनसीज ज़्यादा है, एमएनसीज किसके थ्रू काम करती है, कैसे काम करती है। अब तक आप ये सब समझ चुके हैं। यहाँ पर और भी समझेंगे बहुराष्ट्रीय व्यापार तथा लाभ। लगभग 90% अगर हम देखें एमएनसीज जितना भी व्यापार कर रही है पूरी दुनिया में, उसका 90% जो लाभ है वो सिर्फ इन देशों को ही जा रहा है। इन 4 देशों को आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट देश है, इसीलिए बार बार इनका जिक्र भी मैं कर रहा हूँ, और बार बार आप किसी भी बुक्स को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ज़रूर ये नाम देखने को मिलेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आजकल क्या कर रही है कि ये देशों पे बहुत ज़्यादा कड़ा कंट्रोल करती है, नियंत्रण रखती है, और जिसके कारण से ये उस देश की जो आर्थिक गतिविधियां होती है उसको पूरी तरीके से टर्नओवर कर अपने पास में एक्वायर कर लेती है, और उसके बाद में अपनी इस मजबूत पकड़ के कारण विकासशील देश जो है वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें विकसित होने के लिए इन देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि बाहरी कंपनियों को अगर आप ना खुश करोगे तो वो आपके देश को छोड़कर चली जाएंगी, और वो दूसरे देशों में अपना जो भी मैन्युफैक्चर है वो करेगी, क्योंकि उस कंपनी को तो लाभ कमाना ही कमाना है। इससे हमारे देश के बहुत से लोगों को फिर रोजगार से भी हाथ धोना पड़ जाएगा, और हमारे देश में जो विदेशी निवेश हो रहा था वो भी हमारे हाथों से निकल जाएगा। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि हमारी जो सरकारें होती है इसीलिए इनकी बातें उन्हें माननी भी पड़ती है। इसके अलावा विकासशील देश इन कंपनियों के ऊपर विकसित देशों के नव उपनिवेशवाद नियंत्रण को मानकर चलते हैं। आप सबको मैंने बताया कि एक न्यू कॉलोनियलिज्म है। यूँ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी की तरीके से ये विकासशील देशों के अंदर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सिर्फ यही चलाती हैं, इसीलिए ये एक नव उपनिवेशवाद की श्रेणी में चला जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ कंपनियों का एक ही उद्देश्य होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना और अधिक से अधिक निजीकरण पर जोर देना, ताकि वहाँ पर अपने व्यापार को वो और ज़्यादा एक्सपेंड कर सके, अपने और ज़्यादा उसको बढ़ा सके। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो
यहाँ का जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है इस पे क्वेश्चन क्या बनेंगे, देखो क्वेश्चन परिणाम पे बनेंगे या फिर इसके प्रभाव पे बनेंगे। तो अगर हम देखें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सिर्फ 2 ही प्रभाव होते हैं, उस 2 प्रभाव के अंदर ही बहुत सारे प्रभाव बनेंगे। पहला प्रभाव तो उस देश पे दिखेगा जिस देश की ये एमएनसी है। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड की कोई एमएनसी इंडिया में है, अमेरिका की कोई एमएनसी इंडिया में है, तो एक तो जिस देश की एमएनसी है उस पर प्रभाव दिखेगा, और दूसरा जिस देश में ये एमएनसी गई है उस देश पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये 2 प्रभाव आपको डीप से पढ़ने पड़ेंगे, कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर डीप से एनालाइज करनी है। अगर गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, अगर आप लोगों को समझ में आया कि भाई एमएनसी क्या होती है, टीएनसी, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, उसका प्रभाव की बात अभी नहीं करी है, सेपरेटली अलग से वीडियोस आप लोगों के लिए आएगी। अगर आप लोगों को लगे कि हमारी कोई हेल्प होगी तो प्लीज़ स्टे ट्यून, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और अपनी जो क्वेरीज है वो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी अपनी क्वेरी हमें शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फॉर फर्दर अपडेट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी ज़रूर ज्वाइन करके रखें। चले गाइस, मिलता हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।